So hello to all my students. Namaste, adab, sat sri akal, and kem cho. Welcome to my YouTube channel, Finance and the easiest way to learn the concept of physics, and the place where you can realize you are not in the world, you are falling in love with physics. So today we are back with new video. In this video, we are going to discuss about the Gauss law. Basically, it is applicable for only closed surface, and with the help of Gauss law, we will find our electric flux intensity inside the surface. So, what is electric flux? So basically electric flux or the Gauss law, it is a ratio of Q and epsilon नॉट. यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स है वो क्या है, रेशियो है, अनुपात है Q और एप्सिलॉन नॉट का. ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेसिकली क्या इसका डेफिनेशन. सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर द क्लोज सरफेस इन अ वैक्यूम इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस. ओके, मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर जो भी क्लोज सरफेस है, याद रखिएगा इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस. ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है. तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर रहा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सरफेस के रेशियो के बराबर होता है, मतलब इतना टाइम्स होता है, जिसमें हमें इक्वेशन मिलता है क्यू नेट इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 8.85 into 10 to the power minus 12. बेसिकली यहाँ पर 8.85 into 10 to the power minus 12 इट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि हमने कूलम्स लॉ के अंदर ऑब्टेन किया था, अगर आपको याद हो तो. ठीक है, चलिए इसे प्रूफ करते हैं कि भाई किस तरीके से 1 अपन फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट किस तरीके से ऑब्टेन होता है. हमने यहाँ पर एक सरफेस ले लिया है जिसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा है, और प्लस क्यू चार्ज के थ्रू हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ हो जाती है, बाहर के साइड में निकलती है. सो आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या किया, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा दिया. सो बेसिकली ये जो दिखा रहा है वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है. ओके, इनसाइडर में हमने एक चार्ज ले लिया है प्लस क्यू चार्ज, और हमने यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एरिया डीएलएक्स जितना सरफेस एरिया सपोज किया है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो भाई जो हमारा सरफेस है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और सेम इंटेंसिटी के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू मिल रही है. मतलब अगर मैं इन दोनों के डायरेक्शन की बात करूं कि भाई ई एंड डेल एस का डायरेक्शन क्या होगा, सो वो डायरेक्शन या फिर एंगल क्या होगा, तो डायरेक्शन सेम होगा, और अगर एंगल की बात करो तो एंगल रहेगा दोनों के बीच का 0 डिग्री. ठीक है, चलिए तो अभी मुझे इसके लिए फ्लक्स फाइंड करना है. तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपली फ्लक्स का फॉर्मूला होगा फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट डेल एस. लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोज सरफेस के लिए, गॉस के लिए, तो यहाँ पर मुझे क्लोज सरफेस करना पड़ेगा सेम एज, यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के पूरे पूरे का फ्लक्स फाइंड करना जा रहा हूँ, इसलिए. ठीक है, चलिए अभी मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा. सो फ्लक्स इनक्लोज सरफेस ई डी एस कॉस थीटा मुझे मिलेगा, where theta is what, theta is the angle between E and ds, and we are discuss about that here we have angle E and ds equals to 0 डिग्री. यहाँ पर E और डेल एस के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है. तो चलिए उसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, E डॉट डी एस, और cos 0 की वैल्यू होती है 1. हमें पता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो बेसिकली ये टर्म आपकी 1 हो जाएगी. ओके, तो अब मुझे वैल्यू क्या मिलेगी अंदर, एक बार जब हमने वैल्यूज को पुट कर दी है तो हम यहाँ पर अब इस वेक्टर के साइन को डिनोट कर सकते हैं, हटा सकते हैं. ठीक है, चलिए अब हमें क्या मिलेगा, ई आउटसाइड मिल जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका रहेगा, डेल एस का. बेसिकली डेल एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल एस. यहाँ पर एस क्या है, इट इज ए एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर. यहाँ पर हमने एक स्पीयर की बात की है, और स्पीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज योर 4πr². सो वी कैन राइट एस इक्वल्स टू 4πr². अगर एस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं और ई की वैल्यू पुट करते हैं तो ई बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, जिसको हमने डिफाइन किया था ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में, जिसे आप इस तरीके से भी लिख रहे थे कि भाई ई इक्वल्स टू क्या होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर. अगर इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूं तो मुझे इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा 1/4πε0 प्लस क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू वॉट अबाउट एस, एस इज योर 4πr². सो यहाँ पर जो चीजें कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर क्यू बेसिकली क्या होगा, कौन सा चार्ज होगा, तो इनसाइडर चार्ज होगा जो भी उस क्लोज सरफेस के इनसाइडर में है. और इसी तरीके से हमें फ्लक्स की
लिए फॉर्मूला मिलता है एज अ फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइडर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये था इसका प्रूफ जो हमें मिला। चलिए इसके लिए देखते हैं कि भाई इसके कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गॉस लॉ। सो बेसिकली यहाँ पर कुछ सर्फेसेस आपको दिखाई गई है ना, जिसमें ये एक सर्कल सर्फेस है, ये आपका क्यूब पोर्शन दिया और कोई एक शेप ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन सभी के लिए अगर मैं फ्लक्स की इंटेंसिटी की बात करूँ तो देखिए सबके अंदर मैंने चार्ज की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्यू रखी है, प्लस क्यू भी, ठीक है। तो इसके लिए भी चार्ज की जो वैल्यू मिलेगी फ्लक्स के फॉर्म में, मैं इसकी अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी मुझे मिलेगा फ्लक्स फाइव इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सेम एज यहाँ पे मुझे फ्लक्स की वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे भी मुझे फाइव इनसाइडर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एंड फ्लक्स यहाँ पे मुझे मिलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इनडायरेक्टली मैं कहना चाहूँ आपको तो फ्लक्स जो है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ किसी भी सरफेस के शेप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता, वो कैसा भी शेप रहे, इनसाइडर जितने भी चार्ज लाएंगे, सपोज इन सभी की अगर मैं बात करूँ तो सभी के अंदर जो फ्लक्स रहेगा वो सेम रहेगा। अगर मैं इसको 1, 2 और 3 नाम दे दूं तो भाई फ्लक्स ऑफ फाइव 1, फ्लक्स ऑफ फाइव 2 एंड फ्लक्स ऑफ फाइव 3 तीनों के तीनों इस सिचुएशन में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि वो फ्लक्स जो है अकॉर्डिंग टू गॉस किसी भी सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ये है कि यहाँ इस तरीके का कुछ शेप बनाया गया जिसमें क्लोज सरफेस सिर्फ इनसाइडर है, बाहर भी कुछ चार्जेस है और अंदर भी एक चार्जेस है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर फ्लक्स जो होता है वो अल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस होता है इनसाइडर, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ पर जो इनसाइडर जितने भी चार्ज है मैं सिर्फ उसी की वैल्यू लूंगा, आउटसाइड में रहे हुए चार्ज की वैल्यू यहाँ पर काउंट नहीं होगी। तो फ्लक्स यहाँ पर क्या मिलेगा, फ्लक्स इक्वल्स टू प्लस क्यू प्लस 4Q माइनस 2Q माइनस 6Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर मैं इसके वैल्यू को अगर फाइंड करने जाऊं तो यहाँ पर प्लस 5Q माइनस 8Q मतलब मुझे प्लस 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट जैसे कुछ फ्लक्स की इंटेंसिटी इस अननोन ऑब्जेक्ट पे मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये कुछ दो पॉइंट्स थे जो आपको इंडिकेशन दे रहे थे कि भाई पहला पॉइंट ये है कि वो किसी भी सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करेगा, जो भी शेप होगा उस शेप के अंदर रहे हुए सारे के सारे चार्ज को हमें क्या करना है, इनक्लोज चार्ज को ऐड कर देना है। दूसरा, अगर कोई अननोन सरफेस है उसके अंदर रहे हुए जो इनसाइडर चार्जेस सिर्फ और सिर्फ वो उतना ही काउंट हो गए, उसके बाद में दूसरे के दूसरे रहे हुए चार्जेस वो जो है वो काउंट नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए, तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इजीएस्ट वे में इस टॉपिक को समझ सके। टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।